गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। ये है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इससे पहले हम छोटी क्लासेस में यानी आप 10th तक प्लेन ज्योमेट्री या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। 11th क्लास में हम प्लेन ज्योमेट्री तो पढ़ते ही पढ़ते हैं और साथ में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूले के बारे में पढ़ा। इस साल में यानी 12th क्लास में हम विशेष तौर से पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन के बारे में। किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, 2 लाइंस के बीच में जो स्क्यू लाइंस हों उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हम किसी प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 2 प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, किसी लाइन की किसी प्लेन से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। इन सारी बातों को इस साल इस क्लास में हमें पढ़ना है। आइए एक बार हम शुरू करते हैं। जो बातें हमने 11th क्लास में पढ़ी उनको एक बार हम रिवाइज कर लें। तो हमने शुरुआत की थी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, जहां हम 3 परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं। तो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस को जब भी हम अपनी नोटबुक में शो करेंगे तो इस तरीके से हम 3 एक्सिस को शो करते हैं। अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यानी हम यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लें तो उसके कोऑर्डिनेट्स इस क्रम में लिखे जाते हैं। जो पहला नंबर है वो x कोऑर्डिनेट को शो करता है, दूसरा नंबर y कोऑर्डिनेट को और तीसरा नंबर z कोऑर्डिनेट को शो करता है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, तीनों जो एक्सिस हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। हालांकि जब हम बोर्ड पर बनाते हैं या नोटबुक पर बनाते हैं तो हम एक्चुअली जब आप इनको मेजर करेंगे तो इनके बीच का एंगल आपको 90 डिग्री दिखाई नहीं देगा। उसका कारण ये है कि हम एक प्लेन सरफेस पर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। तो यहां हमें कुछ इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। 3 जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, जिन्हें हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहते हैं, ये तीनों मिलकर हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। अब राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमारा मीनिंग ये है कि अगर हम किसी स्क्रू को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ घुमाएं और घुमाने पर जिस डायरेक्शन में वो जाता है वह अगर जेड एक्सिस की डायरेक्शन है तो इस तरह का जो सिस्टम है वो राइट हैंडेड सिस्टम हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अब बात करते हैं प्लेन्स की। अगर कोई भी प्लेन ऐसा है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से होकर जाता हो तो उस प्लेन को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। तो इफ अ प्लेन passes through x axis and y axis, then it is known as एक्स वाई प्लेन, या तो आप इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन या एक्स ओ वाई प्लेन, या कई बार आप इसको जेड प्लेन भी कह देते हैं। इसी तरह से अगर कोई प्लेन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों से होता हुआ जाता है तो उस प्लेन को वाई जेड प्लेन या वाई ओ जेड प्लेन या एक्स प्लेन भी कह देते हैं।
और इसी तरह से अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों से पास होकर जाए तो हम उसको कहते हैं जेड एक्स प्लेन या एक्स ओ जेड प्लेन या वाई प्लेन भी इसको कह देते हैं। जैसे अगर हम मानकर चले कि ये जो बोर्ड है एक्स वाई प्लेन में है, अगर इस लाइन को हम एक्स एक्सिस मान लें और इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस मान लें, तो आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ x और y के ही कोऑर्डिनेट होंगे, z कोऑर्डिनेट हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि जो भी पॉइंट होगा वो इसी प्लेन में होगा। तो अगर कोई पॉइंट, इफ ए पॉइंट लाइज इन एक्स वाई प्लेन, तो अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, देन its coordinates are of the form, उस पर x एक्सिस यानी x कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू होगी, y कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन z कोऑर्डिनेट हमेशा ही 0 होगा। इसी तरह से yz प्लेन पर अगर हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो yz प्लेन पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और y और z की कुछ वैल्यूज। इसी तरह से zx प्लेन पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और x और z की कुछ वैल्यूज हमें जरूर मिलेंगी। तो इस फॉर्म में हमारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे xy प्लेन में, yz प्लेन में और zx प्लेन। अब अगर हम एक्सिस की बात करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, अगर हम एक्स एक्सिस को ले लें तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पर वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, सिर्फ x की कुछ वैल्यू होगी जो नॉन जीरो होगी, तो x y कोऑर्डिनेट 0 होगा, z कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरह से कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट की कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसी कारण से हम कहते हैं कि x एक्सिस पर क्योंकि हमेशा y और z 0 रहते हैं, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन अगर जब हमें लिखनी होगी तो वो होती है y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर हम y एक्सिस की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, और इसी तरह से z एक्सिस की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। पहले बात करते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। अगर स्पेस में हम दो पॉइंट लें जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम हों, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ये दो पॉइंट्स अगर स्पेस में हम लेते हैं तो इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है जिसे हम pq कहते हैं, तो वो डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। ये हालांकि आप 10th क्लास तक भी पढ़ चुके होते हैं डिस्टेंस फार्मूले को, लेकिन वहाँ आप पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जहाँ z कोऑर्डिनेट होता नहीं, तो बिल्कुल उसी का एक्सटेंशन आप मान सकते हैं। इसके अलावा हमने सेक्शन फार्मूला भी पढ़ा था। सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन आपने पढ़ा,
तो सेक्शन फार्मूला हमें क्या काम आता है वो भी हम एक बार फिर रिवाइज करेंगे। अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनका नाम हम ले लेते हैं ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट हो b जिसके कोऑर्डिनेट्स हों x2 y2 z2। अगर a और b को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर कोई भी पॉइंट है, हम मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट लेते हैं c और उसके कोऑर्डिनेट्स x y z हों, तो उन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया जा सकता है उस स्थिति में भी जब हमें सिर्फ a और b के कोऑर्डिनेट मालूम हो और ये मालूम हो कि ये c पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। अगर c पॉइंट ए बी को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता हो तो c पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c इस प्रकार से होंगे। जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1, डिवाइड हम करेंगे m1 प्लस m2 से। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और z जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर आपको रेशो मालूम है तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट C इस तरीके का हो कि ये बीचों बीच हो यानी मिड पॉइंट हो, तो अगर C मिड पॉइंट है तो ऐसी स्थिति में हम कोऑर्डिनेट ऑफ C फाइंड कर सकते हैं। उस स्थिति में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, और z कोऑर्डिनेट होगा z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो ये तो था सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती हैं कि a और b हमें गिवन है, a पॉइंट है x1 y1 z1 और b पॉइंट है x2 y2 z2, और कोई पॉइंट है वो पॉइंट a और b के बीच में नहीं है। वो पॉइंट C हम लेते हैं, वो पॉइंट हो सकता है b के राइट साइड में हो या a के लेफ्ट साइड में हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं अगर हमें AC और BC का रेशो पता हो। तो अगर हम ये देखें कि C पॉइंट एक्सटेंडेड AB पर हो तो हम कहते हैं कि C पॉइंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन तो हम कहते हैं कि C अगर डिवाइड करे AB को एक्सटर्नली और वो रेशो हो m1 रेशो m2, तो ऐसी स्थिति में जो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस प्रकार से होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, और z कोऑर्डिनेट होगा m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। तो ये दोनों बातें डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला ये हमने 11 में पढ़ लिया था। अब हम शुरुआत करते हैं कि 12th क्लास में हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आखिर पढ़ना क्या है। तो यहां हम शुरुआत करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस से और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन और डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर।
पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन से हमारा क्या मतलब है। अगर स्पेस में कोई लाइन है और वो लाइन इस प्रकार की है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ हम ये लाइन ले लेते हैं OP। अगर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये लाइन अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बनाए और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ये गामा एंगल बनाए, तो ये तीनों एंगल जो अल्फा, बीटा और गामा हैं, इन्हें हम डायरेक्शनल एंगल्स कहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा आर कॉल्ड डायरेक्शनल एंगल्स। अब ये जब डायरेक्शनल एंगल्स की जो कोसाइन वैल्यूज होती हैं उससे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, जिन्हें हम यूजुअली स्मॉल l, स्मॉल m और स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इन तीनों को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। और इन्हें हम यूजुअली LMN से डिनोट कर देते हैं, जहां पर कॉस अल्फा को हम कहते हैं स्मॉल l, कॉस बीटा को हम कहते हैं स्मॉल m और कॉस गामा को हम कहते हैं स्मॉल m। तो ये जो L, M और N जो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं किसी स्ट्रेट लाइन के, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है तो ये भी हम देखना चाहेंगे। तो इसके लिए मैं एक 3 डायमेंशनल सिस्टम में एक लाइन लेता हूं। यहां पर एक पॉइंट लिया मैंने x, y, z और इस लाइन, इस पॉइंट से x एक्सिस पर अगर मान लो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं, L पॉइंट पर अगर मान लो ये मिले और O से P की जो डिस्टेंस है अगर वो R हो, O से P की डिस्टेंस अगर हम R ले लें और O से लेकर L की डिस्टेंस को मान लेते हैं हम x ले लेते हैं, OP अगर x एक्सिस के साथ मान लेते हैं अल्फा एंगल बनाए, तो इस ट्राइंगल OLP में कॉस अल्फा की वैल्यू आप देखें, कॉस अल्फा कितना होगा। कॉस अल्फा आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आप लिखते हैं, तो OL अपॉन OP होगा। OL यहाँ पर x है, OP की वैल्यू R है। कॉस अल्फा को हम L से डिनोट करते हैं तो L होगा x अपॉन R, तो x की वैल्यू हो गई L इंटू R। जब x की वैल्यू L इंटू R लिखी जा सकती है, इसी तरीके से अगर इस P पॉइंट से y एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर डाल दें, z एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डाल दें, तो सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि जो y होगा वो m इंटू R होगा और जो z होगा वो n इंटू R। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि O से लेकर P की जो डिस्टेंस है वो R दी हुई है, तो यानी OP जो स्क्वायर है वो R स्क्वायर है और OP स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो यानी x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है आर स्क्वायर की बराबर। एक्स की वैल्यू है एल इंटू आर, तो एक्स स्क्वायर होगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो ये रिलेशनशिप है किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में, कि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल एम और एन से डिनोट करेंगे तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का जो सम है वो हमेशा ही 1 होगा। अब एक बात ध्यान भी रखें कि अगर हम कोई भी लाइन लेते हैं तो उस लाइन का जो एंगल है एक्सिस के साथ में दो डायरेक्शंस के साथ आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं की हुई है। तो एंगल अगर कोई लाइन एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा बनाती है तो वही लाइन जो एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा भी बनाएगी, क्योंकि जो लाइन है वो दूसरी लाइन के साथ में दो एंगल बनाती है। लेकिन अगर हम इस लाइन की डायरेक्शन तय कर दें, यानी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बना दें, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम दूसरे अर्थों में वेक्टर भी कह सकते हैं, तो अगर वेक्टर हम इसको बना देते हैं इस लाइन को, तो उस केस में डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होंगे। और अगर हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 2 हो सकते हैं, प्लस और माइनस साइन के साथ। तो ये तो थी डायरेक्शन कोसाइंस की बात। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज क्या है। डायरेक्शन रेशियोज किसे कहेंगे? तो डायरेक्शन रेशियो से हमारा मीनिंग है कि जो हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिले उन डायरेक्शन कोसाइंस का कोई भी प्रोपोर्शनल नंबर जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। अब डायरेक्शन कोसाइंस किसी वेक्टर की अगर बात करता हूं तो यूनिक होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस किसी लाइन की बात करें तो 2 हो सकते हैं, प्लस और माइनस साइन के साथ में। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं नंबर्स में, क्योंकि आप किसी भी सेट ऑफ नंबर्स को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो आपको इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सेट्स मिलेंगे। तो कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो उन्हें हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन कहेंगे। तो अगर हम ये कहें कि इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, तो ऐसी स्थिति में जो L का रेशो A के साथ होगा, M का रेशो B के साथ होगा और N का रेशो C के साथ होगा, वो सेम ही होगा। मान लेते हैं कि रेशो फिक्स है, ये लैम्डा के बराबर ले लें। इससे आप ये भी लिख सकते हैं कि L की वैल्यू A इंटू लैम्डा होगी, M की वैल्यू B इंटू लैम्डा होगी और N की वैल्यू C इंटू लैम्डा। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि डायरेक्शन कोसाइंस इस प्रकार से होते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू हमेशा 1 होगा। L M N की वैल्यू हमारे पास है, इसका मतलब A स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस C स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। लैम्डा स्क्वायर आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं और ये वैल्यू होगी 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यानी लैम्डा की जो वैल्यू है
प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो। जब आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली है तो आप LMN की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो L होगा, जो कि A इंटू लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस, तो 1 इंटू ए करके हम लिख देते हैं कि L की वैल्यू जो है प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगी। इसी तरह से जो M की वैल्यू है वो प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगी। N की वैल्यू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कि अगर हमें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ABC गिवन है तो हम उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे LMN वो फाइंड करने के लिए A को डिवाइड करेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दोनों साइन वहां पर हम लगा देंगे। अब ये जो साइन लगाने हैं या तो तीनों पॉजिटिव लगाएंगे या तीनों नेगेटिव लगाएंगे, और अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर की बात करेंगे तो इनमें से कोई भी एक साइन जो भी उस समय यूज हो रहा हो, या तो प्लस का या माइनस का हम लगा लें। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को और वेक्टर्स को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। हमने इससे पहले वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो वेक्टर अगर हम लें, एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, अगर एक यूनिट वेक्टर लिया जाए OP, तो OP को मान लेते हैं हम LI प्लस MJ प्लस NK लिखें। तो जब भी आप नोट करें कि अगर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है और वो यूनिट वेक्टर है, तो उस समय जो उस वेक्टर के I, J और K के कोफिशिएंट होंगे वो उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, कैसे पता लगेगा कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं? अगर आप इन नंबर्स को लें जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, उनका स्क्वायर करें, ऐड कर दें, और उनका स्क्वायर ऐड करने पर 1 आ जाए, तो इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। तो आज से बाद आपको याद रखना है कि इन अ यूनिट वेक्टर कोफिशिएंट्स ऑफ I, J and K आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर, आप लिख भी सकते हैं। तो इन ए यूनिट वेक्टर कोफिशिएंट्स ऑफ I, J and K आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम कोई भी नॉर्मल वेक्टर लेते हैं, देयरफॉर अगर मान लेते हैं मैं एक वेक्टर लेता हूं OQ और वो है A1I प्लस A2J प्लस A3K। अगर A1, A2, A3 के स्क्वायर को मैंने सम करा और ये 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। लेकिन अगर ये 1 ना आए तो ऐसी स्थिति में जो I, J और K के कोफिशिएंट हैं वो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। देन कोफिशिएंट्स ऑफ I, J, K आर डायरेक्शन रेशियोज
तो वो उनके डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे ऑफ द लाइन ऑफ द वेक्टर। तो यानी कोई वेक्टर गिवन है तो बाय इंस्पेक्शन ही हम उसके डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बता सकते हैं। अब इसी बात का बेनिफिट अब हम लेंगे। अब हम जब पढ़ाई करेंगे आगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो उसमें वेक्टर्स का हम पूरा यूज़ करेंगे और ये यूज़ हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने में बड़ी हेल्प करेगा, बहुत आसान भी इसको बना देगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम अगर 2 लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि 2 वेक्टर्स हैं जिन्हें हम OP और OQ के नाम से ले रहे हैं। मान लेते हैं जो OP वेक्टर है वो A1i प्लस B1j प्लस C1k और जो OQ वेक्टर है वो A2i प्लस B2j प्लस C2k है। और हम चाहते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर लें। तो हम जानते हैं कि 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। अगर उनके बीच का एंगल cos थीटा है तो cos थीटा होगा OP डॉट OQ और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OP और मैग्नीट्यूड ऑफ OQ। तो OP और OQ का डॉट प्रोडक्ट होगा यहां पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और इसको डिवाइड करेंगे जो OP का मैग्नीट्यूड है जो कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर है और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से 2 लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये 2 वेक्टर यूनिट वेक्टर रहे होते तो इफ OP मान लेते हैं L1i प्लस M1j प्लस N1k हो और OQ L2i प्लस M2j प्लस N2k हो, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच का एंगल हम इसी प्रकार से फाइंड करेंगे cos थीटा। OP डॉट OQ करेंगे, आपको मिलेगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। डिवाइड आप करेंगे L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर से और L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर से। लेकिन L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर और N1 स्क्वायर का सम 1 होता है, ये भी 1 है। तो यानी 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो cos थीटा की वैल्यू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो इस तरीके से हम 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं और इन्हीं की हेल्प से 2 लाइंस के बीच का एंगल भी डिटरमाइन किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अभी आज हम इतना ही समय पढ़ा पाएंगे। बाकी कंसेप्ट के लिए हम अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।